Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 12, chapter number 16 of second year biology, and it is about sport and movement in animals. These are the pages 29 to 31. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss skeleton, functions of skeleton, types of skeleton, hydrostatic skeleton, exoskeleton, endoskeleton, and lastly we will go through some questions. सबसे पहले हम स्केलेटन पर आ जाते हैं, जो हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है. स्केलेटन होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट्स. It is composed of organic and inorganic substances of both, and in protozoa it is secreted by the single cells, while in multicellular organism it is composed of specialized cells. तो स्केलेटन, जैसे कि आपको मालूम है, स्केलेटन एक वो ढांचा होता है जो किसी भी एनिमल की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये टफ़ और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसकी वजह से एनिमल को सपोर्ट मिलती है. और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, या कभी कभी दोनों मौजूद होते हैं. अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म जैसे कि प्रोटोजोआ है, उसके अंदर भी स्केलेटन होता है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर. और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म की बात करें तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट स्केलेटन मौजूद है, और वो स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल से मिलके बना होता है. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन की तरफ आ जाते हैं. सबसे पहला फंक्शन जो है स्केलेटन का वो सपोर्ट एंड शेप है. जैसा कि आपको मालूम है कि स्केलेटन जो है, स्केलेटन ही की वजह से, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है, तो इसकी वजह से बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ को एक तो सपोर्ट मिलती है, और साथ में उनकी एक बाकायदा शेप भी आ जाती है. वो एक किसी ऑर्गेनाइज शेप में आ जाते हैं, और इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको मूवमेंट में भी और साथ में शेप में भी हेल्प करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आपको मालूम है, जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर मौजूद होता है. इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है. वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है. इसी तरह हार्ट और लंग्स जो हैं वो रिब केज में बंद होते हैं, और रिब केज उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है. मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है स्केलेटन, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है. मिनरल होम्योस्टेसिस में जो स्केलेटन है वो एक्ट कर रहा होता है एज ए स्टोर हाउस, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम, ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये स्टोर होते हैं. जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जैसे दूध वगैरह लेते हैं, तो उससे जो कैल्शियम होती है वो बोन्स के अंदर जाके स्टोर हो जाती है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम है, तो फिर यही जो मिनरल्स हैं ये बोन से रिलीज़ होकर वापस ब्लड में आ जाते हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो ब्लड से वापस दोबारा बोन्स में चले जाते हैं. तो इसी वजह से ये इस लिहाज से स्केलेटन जो है वो होम्योस्टेसिस के तौर पर भी एक्ट करता है. जैसे कहा जाता है कि अगर कैल्शियम, दूध से कैल्शियम जो हम ले रहे होते हैं तो वो हमारी बोन्स में जाके स्टोर हो जाती हैं, लेकिन जब अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल या ब्लड में कैल्शियम का लेवल नहीं होगा तो हमारी बोन्स वीक क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बोन्स जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज़ कर देती हैं, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके. तो इस तरह ये मिनरल होम्योस्टेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करता है. रेड एंड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड विद इन सर्टन बोन. हम देखेंगे कुछ बोन्स के अंदर बोन मैरो एक वो मवाद है जो जिनसे रेड और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर. There are basically three types of skeleton: hydrostatic skeleton, exoskeleton and endoskeleton. जो hydrostatic skeleton है
वो आपको नज़र आएगा नाइडेरियंस वगैरह में, एनालिड्स वगैरह में, और ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन जो है ये भी इनवर्टिब्रेट्स में अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह के अंदर है, लेकिन ये बाहर से कवर कर रहा होता है बॉडी को, इस वजह से एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन नाम से ज़ाहिर है, एंडो मीन्स इनसाइड, तो ये बॉडी के अंदर से पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे ह्यूमन स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन है। हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उन ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद है जिनके अंदर हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता। बेसिकली ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर देखा गया है, और जिनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम मौजूद है, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम अपने अंदर वाटर या कोई भी फ्लूइड जो है वो स्टोर कर लेती है, और उसके बाद जो मसल्स हैं इस पूरी बॉडी के जो सराउंड कर रहे होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम को, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसके अंदर वाटर मौजूद होगा वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके से वो ऑर्गेनिज़म इरेक्ट हो जाएगा, मतलब अपना अपराइट जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर सकेगा। ज़्यादातर ये ऑर्गेनिज़म लाइक नाइडेरियन जेलीफिशेस हो गया, एनालिड्स जिसमें अर्थ फॉर्म आ जाते हैं, और दूसरे सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर मोलस्का वगैरह भी आ जाते हैं। हम आके देखेंगे स्नेल्स वगैरह के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है। हम एग्जांपल देख रहे हैं सी एनीमोन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसे ऑपरेट करता है। इट्स कैविटी इज़ फिल्ड विद द सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटेकल्स। जैसे कि आपको मालूम है जो सी एनीमोन है वो सी वाटर के अंदर मौजूद होता है, इसके टेंटेकल्स भी हैं, और वो उसके माउथ को सराउंड कर रहे होते हैं। तो जब इसका माउथ ओपन होता है तो वहाँ से वाटर इनटेक होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, और आफ्टर टेकिंग इट माउथ विल बी क्लोज्ड। जैसे ही माउथ क्लोज हो जाएगा, सर्कुलर जो मसल्स हैं इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के गिर्द वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसकी वजह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पर प्रेशर पड़ेगा, और अंदर का जो फ्लूइड है वो भी बॉडी पर उसके अगेंस्ट प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से वो अपना अपराइट स्टेचर मेंटेन करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अर्थ फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ फॉर्म एनालिड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल मेटामेरिक सेगमेंटेशन मौजूद है। जो सेप्टाज हैं वो हर सेगमेंट के को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर फ्लूइड स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बना रहे होते हैं। हर कंपार्टमेंट के गिर्द सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं। तो इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से अर्थ फॉर्म अर्थ के ऊपर मूव करता है। इसके अलावा जो सीटाई मौजूद हैं वो भी हेल्प कर रहे होते हैं इसको अर्थ के साथ बाइंड रखने के लिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ फॉर्म है उसकी मूवमेंट दिखाई हुई है। ये ग्रीन एरो से इसकी मूवमेंट शो हो रही है कि ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, और इसी को मैग्नीफाई किया गया है इसके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो इसकी जो सबसे जो हेड की तरफ है वहाँ पर जो कंपार्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट हुए हुए हैं, क्योंकि जब कंपार्टमेंट शॉर्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो बॉडी जो है वो उस जगह से छोटी हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी। और इस तरह नेक्स्ट स्टेप में ये जो उससे जो प्रीवियस सेप्टाज हैं अब उनके अंदर ये प्रोसेस होगा, और आगे वालों के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से अगला वाला पार्ट एलोगेट हो जाएगा और पिछले पार्ट की तरफ फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो दोबारा रिपीट होगा। मतलब अब उसके अंदर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह ये ऑल्टरनेटिंग सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो पार्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है। और साथ में ब्रिसल्स नज़र आ रहे होंगे, ये जस्ट फॉर इंटरवल उसको बॉडी को थोड़ी देर के लिए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड रखने में मदद कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ द एक्सोस्केलेटन। वी विल डिस्कस दिस एक्सोस्केलेटन इन द लेक्चर नंबर 12।